नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आप सबके बीच हाजिर हूं नंबर चैप्टर के दूसरे पार्ट को लेकर के। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में नंबर का इंस्ट्रक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था, और ये वीडियो लगभग 35 मिनट की बनी थी। तो उसमें नंबर और नंबर को चेंज करना मैंने बताया था। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसका एक सीक्वेंस सेट है, किस चैप्टर के बाद किस चैप्टर को देखना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने नाउन एंड इट्स काइंड पढ़ाया था। वीडियो की लेंथ लगभग 55 मिनट की थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है वीडियो बनाने में कि उसकी लेंथ ज्यादा छोटा और बड़ा करने के चक्कर में अगर हम पढ़ें तो फिर कॉन्सेप्ट से भटक जाता है आदमी। तो कॉन्सेप्ट इकट्ठा एक बार में एक जगह बने और वो जो फ्लो होती है, माइंडसेट जो होता है उसको बनाने का। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर वीडियो लंबा है तो आप उसको 2 बार में देखिए, 2 हिस्से में आप करके देख लीजिए। पर अपना जब वो थॉट प्रोसेस जिस वक्त चल रहा होता है, अगर उसको इकट्ठे एक बार एक सोच के साथ एक जगह अगर नहीं किया गया तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि हो सकता है कि अगर उसको 2 पार्ट में अगर वीडियो को शूट किया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें उससे मिस कर जाती हैं। इसलिए कभी कभी वीडियो लंबा हो जाता है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी भी है। और कभी कभी तो ऐसा पाया जाता है कि एक फ्लो में जो चीजें मिल गई आपको तो वो समझ में भी बहुत आसानी से आती है। खैर, आज ये नंबर का दूसरा है और इसमें करेक्ट यूजेज ऑफ नंबर्स को हमने ध्यान में रखा है। नो डाउट ये वीडियो लंबा है, लंबा बनेगा, पहले से पता है कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं और कॉमन एरर्स की बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉर्ट आउट होंगे। बल्कि यूं कहें कि ये वीडियो एक तरीके से एडवांस लेवल का है और बिगिनिंग से लेकर के और बिल्कुल हायर लेवल, एडवांस लेवल तक को ये वीडियो टच करेगा। तो अब तक की जो पिछली वीडियोस थी वो 6, 7, 8 तक के लिए थी। ये जो पार्ट होगा ये 8 तक तो कवर करता ही है, उन बच्चों को भी जानना है। साथ साथ 11, 12 के बच्चों के लिए भी ये काम आने वाली वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये ऐसी चीजें हैं इसके अंदर जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं और खास तौर से कॉमन एरर्स में इन सवालों को डाला जाता है। तो मैंने प्रयास किया कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, एक बार में नहीं हो सकता है, मैं मानता हूं। हो सकता है आप इसको 20 मिनट के अगर सीक्वेंस में बांटेंगे तो 3 पार्ट में करके देखिए, 15 मिनट में बांटेंगे तो आप 4 बार में करके देख लीजिए। आप सीक्वेंस अपना बना लीजिए, पर वो जो थॉट प्रोसेस थी उसको एक बार में ही देना जरूरी था। इस वीडियो के अंत में आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसके एक्सरसाइज भी इसमें मिलेंगे। मैंने पहले पार्ट में एक्सरसाइज नहीं दिया था क्योंकि वो अधूरा था, पार्ट 1 था। अब ये इस पार्ट 2 के साथ नंबर चैप्टर पूरा कंक्लूड होने वाला है और इतना डिटेल्ड वीडियो मैंने सोचा कि शायद किसी ने बनाया होगा, डाला होगा, पर यूट्यूब पर किसी का भी नहीं है। नंबर चैप्टर्स पर इतना डिटेल्ड वीडियो किसी का भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है। आगे कोई बाद में डाले तो बात अलग है। तो मैं इसको पूरा डिटेल डाल रहा हूं कि आपसे एक भी चीज मिसिंग नहीं हो। मिलिट्री स्कूल में स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं ऐसा एक्सरसाइज इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डालूंगा, इसका आप भरपूर फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर मैं इसमें व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके बताने, समझाने, पढ़ाने का प्रयास करूंगा तो इस वीडियो की लेंथ मोर देन 2 आवर्स हो जाएगी, जो बहुत बड़ी लेंथ हो जाती है। तो मैं इस वीडियो को 1.5 घंटा से ज्यादा ना हो, बल्कि 1 घंटा हो। मेरा ऐसा प्रयास है कि 1 घंटा में हो जाए। हो सकता है 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट भी हो जाए। डोंट वरी, आप 2 पार्ट में इसको करके देखिए, 3 पार्ट में देखिए, पर ये वीडियो बनेगा एक साथ ही। क्योंकि मेरा भी जो थॉट प्रोसेस है, अगर इसको 2 पार्ट 3 पार्ट में करके और अलग अलग दिन अगर बनाने चलूंगा तो हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं मिस कर जाऊं। इसमें जिस वक्त बना रहा होता हूं वो बहुत शांत स्थिति में, सारी चीजों के डिस्टर्बेंस से मुक्त होने के बाद में, और जो थॉट प्रोसेस में आ गया तो मेरा प्रयास है कि किसी चीज का ज्यादा लंबा सीरीज खींचने से भी चीज आप
आपको भी थोड़ा सा इरिटेशन होगा कि सिर्फ नंबर पर ही आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम 2 पार्ट हो। जहां नहीं चलने वाला होगा वहां तो चलिए भाई 3 पार्ट 4 पार्ट करेगा आदमी, पर एटलीस्ट कम से कम एक पार्ट में पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये इसका लक्ष्य है मेरा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसका चिंता नहीं करेंगे आप। और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं बना करके लाऊंगा। जब सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तो मैं कॉमन एरर्स का भी वीडियो बनाऊंगा। कुछ लोगों का सुझाव आया है, कॉल भी आया है, फोन भी आया है कि सर आप कॉमन एरर्स पर थोड़ा सा बनाइए। मैंने कहा कि कॉमन एरर्स अगर मूल चीज की जानकारी हो तब तो हम कॉमन एरर्स पर जाएं। नाउन की पूरी चैप्टर सीरीज क्लियर हो, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तो फिर कॉमन एरर्स में क्या है, उन्हीं का यूज और मिस यूज तो हमें समझना है। तो एक बार पहले बेसिक्स हो जाए फिर कॉमन एरर्स पर भी हम आएंगे, और तब कॉमन एरर्स भी समझ में आएगा और मजा भी आएगा उसमें। लेकिन ये जो नंबर का सेकेंड पार्ट है ये बिल्कुल एडवांस लेवल का है, +2 तक के बच्चों के लिए काम आने वाला है। यहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बच्चे देने जाते हैं हायर लेवल के, ये उनके लिए भी काम में आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से अंत तक देखेंगे। आप 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में देखिए, पर इसको स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो ऐसा कोई चीज मिस कर जाएंगे कि आगे के कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत होगी। अब आगे अगर मैं बोर्ड पर पढ़ाता तो ये समय 2 से 2.5 घंटे का होता, तो पुनः अब आगे का जो चीज होगा वो मेरा नोटबुक और मेरी कलम स्क्रीन पर होगी और इंस्ट्रक्शन बैक साउंड से होगा। मैं अब आपकी स्क्रीन पर हाजिर हो रहा हूं अपने नोटबुक और पेन के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये नंबर चैप्टर जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी का ये पार्ट 2 है। नंबर 2 होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा किया था। तो सिंगुलर और प्लूरल, इसको 2 पार्ट करना पड़ा। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी 2 पार्ट करने में कि ये नंबर इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और स्पेशली मिलिट्री स्कूल में कुछ यूनिक सवाल पूछे जाते हैं जो सामान्य लेवल जो होता है परीक्षा का उससे थोड़ा अलग और थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। तो मुझे लगा कि इसको 2 पार्ट में करके और पूरा डिटेल्स कॉन्सेप्ट देना जरूरी है बच्चों के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन, डिटेल्स जानना हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस पार्ट 2 में नंबर के करेक्ट यूजेज को जानेंगे कि इनका सही इस्तेमाल कैसे करें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम। तो जो नियम होते हैं वो हमने जाने थे, कुछ मिसलेनियस होते हैं, कुछ के नियम हमें पता है, वो नियम हम जान ले तो कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें रटना पड़ता है क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अब यहाँ हम जानेंगे कि उनके करेक्ट यूज क्या होते हैं। तो इस करेक्ट यूज में पहला जो नियम है ये कहता है सेवरल नाउन्स यूज्ड इन काउंटिंग व्हेन प्रीसीडेड बाय न्यूमरल्स आर unaltered in the plural as score, dozen, gross, 100, 1000, million, pair, couple। ये सब उदाहरण हैं। तो जो भी एग्जाम्पल्स है मैंने उसको ब्लू कलर में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत कुछ नाउन्स हैं जिनकी उपयोगिता हम काउंटिंग करने में करते हैं, चीज़ों को गिनने में करते हैं, और ये इनडिफिनिट नंबर कहे जाते हैं, जैसे स्कोर, डोजन, ग्रॉस, 100, 1000, मिलियन, पेयर, कपल। ये सब इनडिफिनिट नंबर है। इसको डिफिनिट कैसे बनाते हैं? तो इसके पहले अगर हम किसी न्यूमरल्स को जोड़ दें, नंबर वर्ड, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं जिसको हम कार्डिनल्स भी कहते हैं, अगर इसको हम लगा दें तो वो इसको डेफिनिट कर देता है, क्योंकि वो डेफिनिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 जो भी काउंटिंग नंबर है वो डेफिनिट है, और ये जो नंबर हैं 100, 1000, मिलियन, बिलियन, पेयर, कप, ये इनडिफिनिट नंबर है। तो इसको डेफिनिट करने का काम करता है ये काउंटिंग नंबर, अगर इसके साथ हम जोड़ दें। अब इसके पहले अगर हम काउंटिंग नंबर लगा दें तो उसमें
वो इसके सिंगुलर और प्लूरल का निर्धारक हो जाता है, वही डिसाइड करता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अभी आपको दिखा रहा हूँ, दिस वॉच कॉस्ट मी 300 रुपीज। अब मैंने ये जो 300 अंडरलाइन किया रेड से, तो यहां हम 100 और 3 लगा दिया, तो यहां हंड्रेड्स नहीं करेंगे, इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, ये ऐसे भी 100 ही है, और जब 3 लगा दिया तो इसके प्लूरल होने का सूचना हमें इस 3 से मिलता है 300। लेकिन साथ ही साथ ये 3 जो है इसको लिमिटेड भी कर देता है, डिफिनिट भी कर देता है, 300 ही, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। तो ये एक निश्चित संख्या के बारे में हमें जानकारी देने लगता है। अब 3 लगाया, इसलिए यहाँ HUNDREDS यहाँ नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ पर एस नहीं जोड़ेंगे। अगर जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत बात है, यहाँ गलत का प्रयोग, यानी ये 100 ऐसे भी है, और जब 3 लगा देंगे तो भी इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। ये सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए दूसरा होता है। अगर इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके बाद ऑफ लगेगा, हंड्रेड्स ऑफ टॉयज वेयर सोल्ड इन द फेयर, मतलब हुआ कि सैकड़ों खिलौने मेले में बिक गए। तो हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, डोजेंस ऑफ एग्स वेयर सोल्ड। तो अगर हम 100 और डोजेन और मिलियन इसको अगर प्लूरल बनाएंगे, इसके आगे इसमें अगर हम एस जोड़ेंगे तो इसके आगे हमको ऑफ प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसे बनाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं, हंड्रेड्स, अगर हमने इसको प्लूरल बनाया तो हमें इसके आगे ऑफ लगाना पड़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मतलब हुआ सैकड़ों लोग। तो अगर प्लूरल बनाएंगे, हंड्रेड्स करेंगे तो इसके आगे ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। अदरवाइज ये 3 ही इसको प्लूरल बनाने के लिए काफी है, और जब 3 लगाएंगे पहले तो यहां एस नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये बात आप अब समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से आई बॉट 2 डोजेन एग्स। अब यहां देखिए, ये 2 अगर लग गया तो ये डोजेन प्लूरल हो गया, ये प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। इस 2 के माध्यम से ये नंबर जो है इसको प्लूरल बना रहा है, और यहां एस नहीं करेंगे। अगर ये 2 हटाते हैं और हमें इसको प्लूरल करना है तो हम लिखेंगे डोजेंस ऑफ एग्स। जैसे मैंने ऊपर हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिखा, उसी तरीके से अगर हमें इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा डोजेंस, और डोजेंस जब एस लगाएंगे तब ऑफ लगाना पड़ेगा, और तब हो जाएगा एक्स। तो डोजेंस ऑफ एक्स, ये एक तरीका होता है। मुझे लगता है कि अगर इसको प्लूरल करना होगा तो ये डोजेंस, नियम यही है। मुझे लगता है कि अब आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। कॉपी पर लिखने का प्रयोजन ये है कि थोड़ा सा समय बचे, बावजूद मुझे लगता है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में टाइम लिमिटेशन अगर देखेंगे तो वो अधूरा कॉन्सेप्ट जाएगा वीडियो में। और कोई भी वीडियो अगर बन रहा हो 20-25 मिनट एक्स्ट्रा लगने के बाद अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो मुझे लगता है कि आपको टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को 2 पार्ट में आप देख लें इस पॉज करके, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मुझे ऐसी आशंका है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाते हैं। आगे मैं पहले ही अभी नियम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देयर वेयर 3 मिलियन पीपल इन द ग्राउंड। अब देखिए यहां मिलियंस हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इसको प्लूरल बना रहा है 3, तो 3 के माध्यम से ये प्लूरल हो गया। और नहीं तो अगर 3 हटाते हैं, हमें इसको प्लूरल करते हैं, तो फिर इसके आगे जैसे डोजेंस ऑफ एक्स लिखा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिखा, तो यहां भी लिखना होगा मिलियंस ऑफ पीपल वेयर गैदर्ड इन द ग्राउंड, या मिलियंस ऑफ पीपल गैदर्ड इन द ग्राउंड टू हियर द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स जो अभी हमने बताए, स्कोर, डोजेन, ग्रॉस, 100, ये इनके साथ कोई नंबर वर्ड लगा दें तो भी इनके रूप में परिवर्तन नहीं रहता, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। अगर हम इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे तो इसके आगे ऑफ प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो ये पहला नियम था और ये तरीका होता है इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने का। ये करेक्ट यूज जानना बेहद जरूरी है हमें परीक्षा में सही अंक दिलाने के लिए। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उनका प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वो ये होता है
कि कैसे आप कहता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इस तरीके से इन सवालों को पूछा जाता है और उसमें आपको सही गलत चुनना होता है। गलती कर देगा दिस वॉच कॉस्ट मी 300 रुपीज, कहेगा इसको करेक्ट कीजिए। तो ये अगर आप नियम जानेंगे तो आप इसको आसानी से वहां करेक्ट कर पाएंगे। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है सम नाउन्स आर फाउंड ओनली इन द प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका केवल प्लूरल ही इस्तेमाल किया जाता है, इनका सिंगुलर नहीं होता है। अब ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जिनका इस्तेमाल हम प्लूरल में करते हैं। तो मैं इसमें भी कुछ ऐसे हैं जिनका एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं। पहला है नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ थिंग्स, यानी वैसे चीज जो जोड़े में पाए जाते हैं, जिनका जोड़ा होता है। विच आर यूजुअली इनसेपरेबल, जो सामान्यतः सेपरेट मतलब होता है अलग करना, उसी से बना हुआ है इनसेपरेबल, जिनको अलग नहीं किया जा सके। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूं पैजामा, तो पैजामा में तो 2 टांगे सिली हुई होती है ना कपड़े की, तो आप उसको पहनते हैं। अगर उसमें से एक को हम अलग कर देंगे तो क्या वह पैजामा किसी उपयोग का रहेगा? अगर आप चश्मा पहनते हैं, जिसको ऐनक भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्पेक्टिकल्स कहते हैं, तो क्या चश्मा एक आंख पर, भले एक आंख में पावर हो और दूसरे में ना हो, लेकिन चश्मा तो दो सही तरीके से आपको दिखाई दे, इसके लिए दोनों आंख पर लगाना पड़ेगा ना। तो ये वैसे थी। जैसे पिंसर्स, पिंसर कहते हैं चिमटा, सड़सी जो होता है उसको। टोंग्स चिमटा को कहते हैं, पिंसर सड़सी को कहते हैं। सीजर्स कैंची, अब कैंची एक ब्लेड से तो आप कपड़ा नहीं काट सकते या पेपर नहीं काट सकते, दोनों ब्लेड अगर उसमें होंगे तो 2 ब्लेड मिलकर के कपड़े को कटिंग करते हैं, तो इसलिए सीजर्स, इसको आप अलग नहीं कर सकते। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स एक पैंटलून्स भी होता है, तो ट्राउजर्स मतलब पजामा, तो इसमें भी 2 होते हैं। स्पेक्टिकल्स चश्मा, उसी तरीके से बेलोज, हारमोनियम में जो भांति होती है ना उसको बेलोज बोलते हैं, तो भांति इसको कहते हैं, बेलोज। तो ये भी पेयर में होते हैं, इसमें से एक को अगर कम कर देंगे तो फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ऐसी चीज जो जोड़े में होते हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता, अलग करने पर उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, तो ये हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता है। अब देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए, पिंसर्स, टोंग्स, इसका मतलब सड़सी होता है, टोंग्स मतलब चिमटा होता है, जैसे रोटी वगैरह फुलाने में हम टोंग्स का इस्तेमाल करते हैं। सीजर्स मतलब कैंची हो गया, ट्राउजर्स मतलब पैजामा हो गया, स्पेक्टिकल्स चश्मे हो गए, बेलोज मतलब भांति हो गई। इसमें मैंने स्पेक्टिकल्स को रेड लाइन से अंडरलाइन किया है। इसका मतलब हुआ कि अगर इसको हम सिंगुलर इस्तेमाल करें, इसका सिंगुलर इस्तेमाल भी होता है, लेकिन तब इसका अर्थ बदल जाता है। इसका अर्थ तब होता है इन द सेंस ऑफ ए साइट, मतलब आप अपनी दोनों आंखों से एक साथ एट ए टाइम जो दृश्य देख रहे होते हैं, उस पूरे दृश्य को एक साथ अगर हमें बात करनी होती, उसके लिए हम स्पेक्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेक्टिकल का मतलब साइट होता है, दृश्य, और दृश्य दोनों आंखें एक साथ देखती हैं। लेकिन स्पेक्टिकल्स का मतलब हो गया चश्मा, यानी आपकी आंखों पर जोड़ी से लगा हुआ जो लेंस है, चश्मा जो होता है, उसको हम कहते हैं। तो स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है, इसका सिंगुलर अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं, नेम्स ऑफ गेम्स, कुछ ऐसे खेलों के नाम हैं जिनका प्रयोग प्लूरल में होता है। जैसे बिलियर्ड्स, उसमें बहुत सारे बॉल होते हैं टेबल पर और उसको ये करते हैं, तो बिलियर्ड्स, ड्राउट्स, ये मैं कुछ खेलों के नाम बता रहा हूं, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में किया जाता है, इनका इस्तेमाल सिंगुलर में नहीं होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेम्स ऑफ डिजीजेज, कुछ बीमारियां हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है, ये सिंगुलर कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, मीजल नहीं लिखते हैं, मीजल्स लिखते हैं, इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में किया जाता है। उसी तरीके से मम्स, मम्स गलसुआ जिसको कहते हैं, इसका भी प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा और करेक्ट यूजेज में ये सब चीज पूछी जाती है। उसके बाद कुछ ऐसे मिसलेनियस नाउन हैं, एज फॉर एग्जाम्पल थैंक्स, हम कहते हैं मेनी मेनी थैंक्स टू यू,
तो इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल किया जाता है, इसका सिंगुलर में इस्तेमाल नहीं होता है। वेजेज, वेजेज मतलब होता है पारिश्रमिक या मजदूरी। वेजेज आर वेरी हाई ऑन दिस डेज, आजकल पारिश्रमिक बहुत महंगी ऊंची हो गई है। एसेट्स, संपत्ति, तो इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल के रूप में किया जाता है। प्रीमिसेज, व्हेन वी यूज इन द सेंस ऑफ ए हाउस, जैसे हम कहते हैं ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैव टू रीच द स्कूल प्रीमिसेज बाय 9 AM, मतलब 9 बजे तक सभी शिक्षक और छात्रों को स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हो जाना है। तो स्कूल एक मकान ही तो होता है, एक बिल्डिंग ही तो होता है, और उसका जो कैंपस हो गया उसको हम कहते हैं प्रीमिसेज यानी प्रांगण। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे नाउन जो जोड़े में होते हैं उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ खेलों के नाम हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। कुछ बीमारियों के नाम हैं जिनका प्रयोग केवल प्लूरल होता है, यानी इनका प्रयोग सिंगुलर में नहीं होता है, यह हमें याद रखना पड़ेगा। कुछ मिसलेनियस नाउन है जिनका प्रयोग हम हमेशा प्लूरल में करते हैं, जैसे थैंक्स, वेजेज, एसेट्स, प्रीमिसेज। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन हैं जो वास्तव में सिंगुलर होते हैं, आर नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल, यानी इनका फॉर्म होता है सिंगुलर का, लेकिन अब इनका प्रयोग किया जाने लगा है प्लूरल में। ये देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है। आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख। एज फॉर एग्जाम्पल, आर्म्स वेयर गिवेन टू द पुअर, यानी गरीबों को भीख दी गई। तो यह आर्म्स, ये हमेशा याद रखेंगे, ALMS, आर्म्स हमेशा प्लूरल में प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से होता है ईव्स, ईव्स को हम कहते हैं उत्सव को, जैसे न्यू ईयर ईव यानी नव वर्ष का उत्सव। तो हम कहते हैं द ईव्स आर नॉट येट फिनिश्ड, यानी उत्सव अभी समाप्त नहीं हुआ है, यानी उत्सव मनाने का क्रम अभी जारी है। उसी तरीके से रिचेज, रिचेज हैव विंग्स, अमीरी को पंख होते हैं। रिच एडजेक्टिव है, इससे बनता है रिचेज, रिचेज हैव विंग्स। इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल सेंस में किया जाता है। आगे आप देखिए, द फॉलोइंग नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द सिंगुलर, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट के नाम हैं मैथमेटिक्स, अब हम मैथमेटिक्स को सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं, इसका प्लूरल, देखने में ये प्लूरल लग रहा है। ये नाउन ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल हैं पर इनका, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स और फिजिक्स, ये देखने में प्लूरल हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के तौर पर होता है। जैसे मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कहने का मतलब हुआ कि मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यही इसका सही यूज हुआ है। द फॉर्म, रूप को देखने से ये प्लूरल लगता है लेकिन इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर होता है। और ये सब चीजें याद रखने के। न्यूज, न्यूज देखने में प्लूरल लगता है लेकिन इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। अब जैसे इसका प्रयोग भी देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू,
द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इसका मतलब ये हुआ ये समाचार इतना बढ़िया है कि विश्वास ही नहीं होता। मान लिया जाए आपको आज पता चले कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया गया और ये न्यूज अचानक 12 बजे रात में या सुबह के 8 बजे फ्लैश हो जाए, आपको अचानक इस न्यूज पर विश्वास ही नहीं होगा। तो ये देखिए, ये प्लूरल देखने में लग रहा है पर प्रयोग सिंगुलर हो रहा है, यहाँ सिंगुलर वर्ब इसको बता रहा है इंडिकेट। और ब्रैकेट में जब ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है द न्यूज, ब्रैकेट में होता है इज और आर, और आपको इसमें से सही में टिक लगाना होता है। हमेशा याद रखिए कि सही पर टिक लगेगा, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो ये सवाल भी समझना बहुत जरूरी है कि नाउन्स इन द फॉर्म प्लूरल यूज्ड एज सिंगुलर, देखने में प्लूरल लेकिन प्रयोग में सिंगुलर। उसी तरीके से इनिंग्स देखिए, पारी इसको हम कहते हैं। जैसे क्रिकेट में 2 इनिंग होता है, फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स, तो ये देखने में तो प्लूरल है लेकिन इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के तौर पर किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बता रहा हूं, द फर्स्ट innings is not yet over। इसका मतलब हुआ कि पहली पारी अभी समाप्त नहीं हुई है। अगर ये इनिंग्स देख करके अगर आप यहां इज की बजाय आर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैं यहां इसको यूज में करके बता रहा हूं सेंटेंस के माध्यम से, ताकि आपको हमेशा याद रहे और इसमें दिक्कत ना हो। उसी तरीके से फिजिक्स, इट इज द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट। अब जैसे physics is his favorite subject, यानी फिजिक्स उसका प्रिय विषय है। फिजिक्स देखने में प्लूरल है तो यहां आर नहीं लगाएंगे, इज ही होगा। ये इसका तरीका होता है समझने का। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम सेंटेंस में यूज के आधार पर हमें पहचानना पड़ेगा। और यदि आप इसको 3 बार 4 बार यदि इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये सब चीजें आपको कंठाग्र हो जाएंगी। पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल प्लूरल फॉर्म में है लेकिन इसका इस्तेमाल हम हमेशा सिंगुलर में ही करते हैं। पॉलिटिक्स is not meant for young boys। मतलब ये हुआ यहां पॉलिटिक्स देख करके अगर आप इज की बजाय आर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। पॉलिटिक्स इज नॉट meant फॉर यंग बॉयज, मतलब हुआ कि राजनीति युवा बच्चों के लिए नहीं बनी हुई है। हालांकि ये कहावत अब गलत हो गई, अब तो युवाओं को ही राजनीति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि बूढ़े लोगों ने तो इतना करप्शन फैला रखा, अगर युवा इसकी बागडोर नहीं संभालेगा तो बूढ़ों से तो कुछ उम्मीद नहीं है। खैर चलिए अब हम पढ़ाई पर आते हैं। सम कलेक्टिव नाउन्स, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं दो सिंगुलर इन फॉर्म, ये देखने में सिंगुलर होते हैं, आर ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल। अब अभी जैसे मैंने यहां दिखाया कि नाउन्स इन द फॉर्म देखने में प्लूरल और यूज करने में सिंगुलर, इसका यूज हमेशा सिंगुलर। जस्ट इसी तरीके से हम देखेंगे तो कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है, ये सब कलेक्टिव नाउन हैं, ये देखने में इन द फॉर्म ये सिंगुलर हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल की तरीके से होता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम इसे और थोड़ा सा गहराई से समझेंगे और एग्जाम्पल के भी माध्यम से समझेंगे। ये क्या है? कैटल। कैटल का हिंदी होता है मवेशी। Cattle are
grazing in the field, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल के साथ इज मत लगा दीजिएगा, ये देखने में सिंगुलर है पर इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल रूप में सिंगुलर है। दीज कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर इन द फॉर्म बट ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कहने का मतलब कि ये जो अभी कलेक्टिव नाउन्स में आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देखने में सिंगुलर है बट इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं होता है। पीपुल, पीपुल का मतलब होता है लोग, जैसे मेनी पीपुल वेयर इन द स्ट्रीट, गली में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे या खड़े थे या थे, तो मेनी पीपुल। अब पीपल देखने में सिंगुलर है लेकिन यहां पर वाज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा। वैसे भी यहां मेनी भी बता रहा है, ये कलेक्टिव नाउन है लेकिन काउंटेबल है। वर्मिन, वर्मिन एक प्रकार का वैसा कीट होता है जो फसलों को बर्बाद कर देता है, तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब लगता है और इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है। वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, वर्मिन हैव ये प्लूरल वर्ब है, यहां सिंगुलर नहीं लगेगा। डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, यानी कीट पतंगों ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि ये तो झुंड के झुंड होते हैं। पोल्ट्री, जहां मुर्गियों को पाला जाता है वो पोल्ट्री कहलाता है। तो हम अब ये देखने में सिंगुलर है पर इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल होगा। दीज पोल्ट्री आर, यहां भर प्लूरल हो गया और ये बता रहा है कि ये देखने में भले सिंगुलर है पर प्रयोग प्लूरल होता है और यही आर इसके साथ लगेगा, इज नहीं लगेगा। आर माइन, दीज पोल्ट्री आर माइन। उसी तरीके से जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है नोबल पीपुल। एक पीपुल बिलोंग टू नोबल सोसाइटी और एलीट क्लास, भद्र लोग कहते हैं या अमीर लोग। कुछ ऐसे मोहल्ले होते हैं जहां, जिसको हम लोग पॉश इलाका भी आजकल कहते हैं, जहां केवल अमीर लोग ही होते हैं खास किस्म के, तो उनको हम जेंट्री कहते हैं। तो इसका भी प्रयोग आप देखें, द जेंट्री वेयर प्रेजेंट देयर, मतलब वहां भद्र लोग उपस्थित थे। तो ये ऐसे नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर हैं पर यूज में हमेशा प्लूरल आते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे के नियम पर। अब आगे देखिए, एक चीज उसी में जब पीपुल का प्रयोग इन द सेंस ऑफ नेशन हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्लूरल जो होता है पीपल्स होता है। अब एक चीज अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि पीपल देखने में सिंगुलर है लेकिन यूज हमेशा प्लूरल में होता है, बिल्कुल सही चीज है। बट अगर हम पीपुल मतलब लोग हो गया, लेकिन पीपल का प्रयोग अगर हम पीपल को पीपल्स लिख दें, PEOPLES, अगर हम पीपल्स लिखें तो इसका सेंस होता है नेशन, राष्ट्र। तो व्हेन पीपल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नेशन, द प्लूरल इज पीपल्स। अब एज फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों उपयोग यहां पर दिखा रहा हूं। द इंग्लिश आर ए ब्रेव पीपल, यहां द इंग्लिश जो है इसका मतलब हुआ, द इंग्लिश का मतलब हुआ इंग्लिश पीपल।
जैसे हम द रिच अगर लिखते हैं तो द रिच का अर्थ होता है रिच पीपल। उसी तरीके से द पुअर का मतलब हुआ पुअर पीपल। उसी तरीके से द इंग्लिश का मतलब हुआ इंग्लिश पीपल। तो इंग्लिश पीपल यहां द लगा हुआ है, मतलब ये इंग्लिश पीपल को इंडिकेट कर रहा है, और पीपल का प्रयोग हम लोग प्लूरल में ऑलरेडी करते हैं, तो इसलिए यहां वर्ब प्लूरल आर हुआ। द इंग्लिश आर यानी इंग्लिश पीपल आर। द इंग्लिश आर का मतलब हुआ इंग्लिश पीपल आर। पीपल हमने नहीं लिखा, द इंग्लिश द लगा दिया, तो द इंग्लिश इज इक्वल टू इंग्लिश पीपल। द इंग्लिश आर ए ब्रेव पीपल, यानी अंग्रेज लोग बहादुर होते हैं। ये पीपल यहां सिंगुलर अर्थ में इस्तेमाल किया गया, राइट। अब एशिया इज इनहेबिटेड बाई मेनी पीपल्स। अब यहां जब हमने पीपल्स लिखा तो इसका अर्थ, अब एशिया महादेश का नाम है, और एशिया महादेश में कई देश हैं, भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बर्मा है, चीन है, मालदीव है, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश हैं एशिया महादेश में। दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया है, और एशिया में कई सारे राष्ट्र हैं। तो यहां इनहेबिटेड का मतलब हुआ एशिया महादेश में बहुत सारे, यहां पीपल्स का अर्थ नेशन से हुआ। एशिया महादेश में कई देश हैं, एशिया महादेश में कई देश हैं। तो जब हम राष्ट्र के अर्थ में पीपल्स का प्रयोग करेंगे तो ये प्लूरल हो जाता है, यानी पीपल को अगर हम पीपल्स कर देंगे तो पीपल्स का अर्थ राष्ट्र होता है, नेशन होता है। मेनी नेशंस आर इनहेबिटेड इन एशिया, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये पीपल्स का प्रयोग यहां प्लूरल के अर्थ में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। द फॉलोइंग वर्ड्स आर जनरली यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म। अब कुछ ऐसे नाउन हैं या वर्ड हैं जिसका प्रयोग केवल सिंगुलर में किया जाता है, यानी इसका प्लूरल नहीं होता है। जैसे एब्यूज, एब्यूज का अर्थ होता है गाली, गाली देना। अब एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप इसको देखिए, ही शावर्ड, शावर मतलब बरसात कर देना, शावर माने वर्षा या पानी का फुहार जिसको होता है ना, उसको शावर बोलते हैं। ही शावर्ड एब्यूज मतलब बैड वर्ड्स या इल वर्ड्स, बैड लैंग्वेजेस ऑन हर फॉर नो फॉल्ट। He showered abuse on her for no fault. बिना किसी गलती के उसने उसके ऊपर गालियों की बरसात कर दी, बौछार कर दी। इसका सेंस ये हुआ। तो ये एब्यूज, गाली एब्यूजेज नहीं होगा, एब्यूज होगा। इसका वर्ड हुआ, मतलब इसका अर्थ हुआ गाली देना। उसने बहुत सारे अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसके ऊपर बिना किसी वजह के, बिना किसी गलती के। तो ये हुआ इसका। अल्फाबेट, अब देखिए ये अल्फाबेट क्या है? वर्णमाला। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो 26 लेटर को सामूहिक रूप से हम अल्फाबेट कहते हैं, जिसकी चर्चा मैंने लेसन 1 में की थी ग्रामर के। तो अल्फाबेट का भी प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, प्लूरल में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आप जैसे एग्जाम्पल से देखिए, he has learned the alphabet. He has learned the alphabet, यानी उसने अल्फाबेट सीख लिया है। अब आगे चलिए, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है सूचना, और सूचना में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। अब एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई शैल गिव यू द इंफॉर्मेशन
यू नीड मतलब तुम्हें जिस सूचना की जरूरत होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इंफॉर्मेशन इज यूज्ड ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म, और सिंगुलर में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्लुरल नहीं किया जाता है। फर्नीचर, फर्नीचर का हिंदी होता है उपस्कर। फर्नीचर का हिंदी उपस्कर होता है। अब फर्नीचर तो जनरली आप लोग यूज करते हैं, तो याद रखेंगे घर में जो भी फर्नीचर होते हैं, फर्नीचर्स, इसका यूज फर्नीचर जो होगा फर्नीचर्स कभी नहीं करेंगे, इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म। इसका सिंगुलर फॉर्म फर्नीचर का प्रयोग प्लुरल में नहीं करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए, द फॉलोइंग वर्ड्स आर जनरली यूज्ड इन ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म, यानी इसका रूप जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। सूचनाएं बहुत सारी होती, इंफॉर्मेशंस नहीं कहेंगे, वो गलत चीज हो गया, इंफॉर्मेशन। फर्नीचर यानी इनका फॉर्म जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अब फर्नीचर में एक चीज तो होता नहीं है, बहुत सारी चीज होती हैं, लेकिन फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, फर्नीचर ही। फर्नीचर कह दिया तो घर में सोफा, कुर्सी, डेस्क, बेंच, जो कुछ भी हुआ, टेबल, कुर्सी, सोफा, ये सारी चीज उस फर्नीचर में आ गई, तो इसका फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है। यहां सेंस मतलब ये है इसका। द होल फर्नीचर वाज स्पॉइल्ड बाय द रेन। एज फॉर एग्जाम्पल, द होल furniture was spoiled by the rain। बारिश ने सभी उपस्कर को बर्बाद कर दिया। अब यहां होल से सेंस हुआ कि अगर जो भी आपका कुर्सी, सोफा, टेबल, डाइनिंग टेबल, ये जो कुछ भी पड़ा था आंगन में, बारिश हुई और सारे के सारे उसमें भीग गए, या उनका गीला हो गए, या वो खराब हो गए, बर्बाद हो गए, तो उसके सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। फर्नीचर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, फर्नीचर। इनका फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो ये होते हैं प्लुरल हैं। अब उसी तरीके से ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग जो होता है, बच्चा, छोटा बच्चा को ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। इसका भी प्रयोग आप देखिए, these 4 sons are my ऑफ स्प्रिंग। मतलब अब देखिए, ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चा, तो यहां ऑफ स्प्रिंग्स नहीं करेंगे, ये है प्लुरल। इसका रूप जो है वो देखने में हमेशा सिंगुलर जैसा लगता है। दीज 4 सन्स, ये 4 लड़के मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे तो 4 हैं, तो इसलिए यहां ऑफ स्प्रिंग्स नहीं करेंगे, इसका रूप सिंगुलर रहेगा, पर ये इंडिकेट करता है हमेशा प्लुरल को। उसी तरीके से पोएट्री। अब पोएट्री भी प्लुरल है और देखने में हमेशा सिंगुलर रहता है, ये इसका रूप नहीं बदलता है, रूप हमेशा सिंगुलर रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन wrote very good poetry। पोएट्री अगर देखा जाए, अगर इसको हम हिंदी में कहें तो ये प्लुरल हो जाता है पोएम्स। पोएम मतलब कविता होता है, और कविता का जो संग्रह होता है, बहुत सारी कविताएं, तो उसको पोएट्री कहते हैं। तो अब आपको सेंस समझ में आ गया कि पोएट्री है तो प्लुरल, लेकिन देखने में ये सिंगुलर है, इसका रूप जो है सिंगुलर होगा। उसी तरीके से ऑफ स्प्रिंग में भी आपने देखा, फर्नीचर, मैं कह ही रहा हूं कि कुर्सी, सोफा, टेबल, बहुत सारी चीजें जो भी उपस्कर आपके घर में हैं वो सारे फर्नीचर, लेकिन यहां इस्तेमाल हम इसका रूप जो होता है देखने में ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। उसी तरीके से आइए सीनरी। सीनरी का अर्थ होता है दृश्य। अब दृश्य में कोई एक चीज तो होता नहीं है। मान लिया कि आप कश्मीर जाते हैं
तो कश्मीर की वैली अगर आप देखेंगे और वहाँ का जो दृश्य देखेंगे तो आपकी आंखें जो देखती हैं वहाँ नदी, नाले, पहाड़, जंगल, ये सारी चीज़ें एक साथ दिखती हैं ना, और ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर के दृश्य बनती है जो आपकी आंखें एक साथ देख रही हैं। तो ये देखने में सिंगुलर है, इसका रूप देखने में सिंगुलर है, पर मतलब इसका रूप हमेशा सिंगुलर रहेगा, पर इंडिकेट ये प्लूरल को करता है। सीनरीज नहीं कहेंगे, सीनरी कहेंगे यहां, और इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। अब यहां पर देखिए ऑफ स्प्रिंग, आपने देखा फर्नीचर वाज, वेयर नहीं हमने इस्तेमाल किया। सीनरी, द ऑफ कश्मीर। अब जो यहां वर्ब लगेगा वो वर्ब इसके लिए लग रहा है, कश्मीर के लिए नहीं। द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर के दृश्य की मैं बात कर रहा हूं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इस चीज के एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आई होगी। तो मैंने ये कहा कि सीनरी, पोएट्री, ऑफ स्प्रिंग, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, अल्फाबेट, एब्यूज, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। दीज वर्ड्स आर जनरली यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म। करेक्ट यूज में ये बातें हमें जानना चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर नहीं कहेंगे, इज कहेंगे। ऑफ स्प्रिंग इंडिकेट प्लूरल को करता है लेकिन यूज हमेशा सिंगुलर में होता है। उसी तरीके से फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, सोफा सब इसमें आ गए लेकिन इसका यूज सिंगुलर में होगा, इसलिए फर्नीचर वाज लगा, वेयर नहीं हुआ। आप देखेंगे तो यहाँ फर्नीचर वाज है, वेयर नहीं है। अब आगे चलिए, कुछ ऐसे मिसलेनियस नाउन हैं जिनका प्रयोग और भी इंटरेस्टिंग है जानना, और ये करेक्ट यूज में आते हैं। ये सब सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, खासतौर से मिलिट्री स्कूल तो स्पेशली इसमें से पूछता है। नोट द फॉलोइंग प्लूरल्स। इन प्लूरल्स को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। और क्या देखना है इसमें? सिंगुलर और प्लूरल। मिस्टर, हिंदी में ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? MESSRS, मेसर्स। अब एज फॉर एग्जाम्पल में एक चीज और मैं इसमें बता दूं कि मिस्टर हुआ तो इसका प्लूरल मेसर्स हो गया। और मिस्टर व्हाइट, मान लिया कि किसी अंग्रेज का नाम है, उन लोग का व्हाइट, येलो, ब्लू कुछ भी नाम हो सकता है, मिस्टर व्हाइट नाम है। अब इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो दो तरीका है, या तो मेसर्स व्हाइट होगा, अगर हमने मेसर्स को प्लूरल बना दिया तो व्हाइट ज्यों का त्यों रहेगा। या दूसरा तरीका क्या है कि द मिस्टर व्हाइट्स, व्हाइट्स को अगर प्लूरल बनाएंगे तो मिस्टर के पहले द लगा देंगे। ये अल्टर नियम है, ये रूल है, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी भाषा में नहीं है, ये दूसरे भाषा की ग्रामर है, उसको एज यूजुअल जैसे उनका नियम है हमको उसी रूप में देखना पड़ेगा इसमें समझने के लिए। अब दूसरा देखिए, मिस्टर का मेसर्स हो गया, उसी तरीके से मिस्टर का अपोजिट जेंडर अगर हम कहें तो मिसेज होता है, तो मिस्टर का प्लूरल मेसर्स होता है और मिसेज का प्लूरल मेस डेमेस होता है। तो मेस डेमेस का जो हुआ मिसेज का प्लूरल हो गया। अगर किसी को हम उसको ये कहते हैं मिस ब्राउन, तो दो तरीका हुआ। ये मिसेज का इस्तेमाल करते हैं विवाहिता के लिए, जो विवाहित लोग होती हैं, विवाहित औरतें, उनके लिए मिसेज का प्रयोग करते हैं, और जो अविवाहित होती हैं उनके लिए मिस का यूज किया जाता है, सुश्री उनको हम बोलते हैं हिंदी में। तो मिस ब्राउन अगर हमने लिखा तो दो तरीका है इसको भी प्लूरल बनाना, या तो मिसेज ब्राउन लिखेंगे, नहीं तो मिसेज के पहले द लगाएंगे और ब्राउन को प्लूरल कर देंगे, द मिस ब्राउन्स। यानी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका नाम ब्राउन है और वो सारी सुश्री हैं यानी अविवाहित हैं। तो ये भी एक अनूठा तरीका, मतलब कुछ ऐसे अनोखे नाउन हैं जिनके बारे में जानकारी, हालांकि दो ही हैं, मिस्टर और मिसेज। मिस्टर का मेसर्स होता है, मिसेज का मेसडेमेस होता है।
मिस्टर व्हाइट अगर हमने लिखा तो दो तरीके से प्लूरल बनेगा। मिस्टर का मेसर्स कर देंगे तो व्हाइट सिंगुलर ही रहेगा, या मिस्टर के पहले द लगा देंगे, मिस्टर सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और व्हाइट को प्लूरल कर देंगे। ये दो तरीके से प्लूरल बनेगा। इसका अर्थ हुआ मिस्टर्स व्हाइट, सेम ही सेंस हुआ, या तो इसको प्लूरल बनाए या इसको प्लूरल बनाए। इसको प्लूरल बनाएंगे तो मिस्टर सिंगुलर रहेगा, उसके पहले द लगेगा, और नहीं तो मेसर्स प्लूरल होगा तो व्हाइट सिंगुलर रहेगा। ठीक वही चीज यहां भी आएगा। कुछ और भी उपयोगी और मिसलेनियस हैं जिनको हम आगे देखते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो आपके सामने में है द प्लूरल्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स एंड सिंबल्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपोस्ट्रोफी एंड एस। कुछ ऐसे फिगर हैं या लेटर हैं या सिंबल हैं जिनके प्लूरल बनाने के लिए हमको उसका तरीका होता है कि उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां एग्जाम्पल में है मार्क योर पीज एंड क्यूज, यानी आपने जो पी और क्यू लिखे हैं, आपने बहुत सारा पी और बहुत जगह क्यू लिखा है, तो आपके पी और क्यू लिखने का तरीका अगर गलत है, आपने 4-5 क्यू लिखा और 4-5 पी लिखा है तो मोर देन वन हो गया, तो प्लूरल है। तो पी ये लेटर है और इस लेटर का अगर प्लूरल बनाना है तो पी पर हम ये अपोस्ट्रोफी पर से लगाते हैं और एस जोड़ते हैं। उसी तरीके से अगर क्यू बहुत सारा आपने लिखा और गड़बड़ लिखा है तो उसको इंडिकेट करने के लिए क्यू इस पर अपोस्ट्रोफी लगा करके और ये एस लगाएंगे, तो ये प्लूरल बनेगा इसका। उसी तरीके से कहता है ऐड 2 5s एंड 3 4s। इसका मतलब क्या हुआ, 2 5 और 3 4, तो 2 5 का सम कितना होगा 10 होगा, और 3 4 का सम कितना होगा 4 4 4 यानी 12 होगा। उसको ऐड करने का है। तो हम 5 अगर एक से अधिक बार यूज कर रहे हैं और ये क्या है फिगर है, नंबर को हम फिगर में लिख रहे हैं, तो फिगर का भी प्लूरल बनाना होता है, तो इसमें ये अपोस्ट्रोफी जोड़ करके और एस लगाएंगे तो ये इसका प्लूरल बनेगा। उसी तरीके से फोर्स, यानी ये 4 को हम अपोस्ट्रोफी दे करके और एस करेंगे तो ये इसका प्लूरल बनेगा। तो ये इसका लेटर का प्लूरल, फिगर का प्लूरल और सिंबल्स। जैसे कहते हैं 4 BAs यानी 4 BA वाले, ऐसे छात्र जो BA की उपाधि जिनके पास में है, तो 4 ऐसे हैं जो BA हैं, तो BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब इसका हमें प्लूरल बनाना है तो यही अपोस्ट्रोफी देकर के एस बनाएंगे। 4 BAs एंड 3 MAs और 3 MA डिग्रीधारी, इसका मतलब ये हुआ 3 MAs, तो यहां भी अपोस्ट्रोफी देकर के एस जोड़ेंगे। अप्लाइड फॉर द पोस्ट, यानी कोई अगर वैकेंसी सरकार ने निकाली है तो उसके लिए 4 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने BA किया है और 3 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने MA किया है और वो इसको पोस्ट पर अप्लाई करने की अर्हता रखते हैं, तो उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। तो ये सिंबल्स का प्लूरल इस तरीके से बनता है। आगे हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव स्ट्रिक्टली नो प्लूरल। ये हमेशा याद रखिएगा, मैंने काइंड्स ऑफ नाउन में भी पढ़ाया था इस बात को कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसी तरीके से मेटेरियल नाउन भी हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता है। अगर हम इनको प्लूरल बना दें तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होकर के कॉमन नाउन बन जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव स्ट्रिक्टली नो प्लूरल इफ यूज्ड बिकम्स कॉमन। अगर इनका हम प्लूरल में प्रयोग करते हैं तो ये कॉमन नाउन हो जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल काइंडनेसेज, यहां काइंडनेस होता है लेकिन हमने ईएस जोड़ के इसको प्लूरल बना दिया। जैसे ही हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये फिर कॉमन नाउन बन गया, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहा। इसका अर्थ क्या होता है, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ये काइंडनेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी दयालुता वाला एक्शन, एक्ट, वैसा कृत्य जो दया से भरा हुआ हो, दयालुता से भरी हुई हो, तो इसको हम कहते हैं एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। काइंडनेसेस का मतलब हुआ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो जैसे ही हमने इसको प्लूरल कर दिया ये कॉमन नाउन बन गया। उसी तरीके से जेनरोसिटीज, एक्चुअल नाउन होता है जेनरोसिटी और जेनरोसिटी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन जब हम इसका प्रयोग प्लूरल में कर देंगे तो अब ये वाई आई में बदल गया और ईएस जुड़ गया, तो ये प्लूरल बन गया। प्लूरल में किया तो ये बन गया कॉमन नाउन, यानी एक्ट्स ऑफ जेनरोसिटी, उदारता वाला काम।
उसी तरीके से मेटेरियल नाउन्स ऑल्सो आर नॉट यूज्ड इन द प्लूरल, मतलब हुआ कि मेटेरियल नाउन का भी प्रयोग हम प्लूरल में नहीं करते हैं। अगर हम इसको प्लूरल में यूज करेंगे तो ये भी कॉमन नाउन बन जाएगा। एंड आर यूज इन डिफरेंट सेंस, और इसका प्रयोग भी अलग हो जाता है, अलग सेंस देता है। जैसे कॉपर, कॉपर्स, कॉपर्स का अर्थ हुआ कॉपर क्वाइंस। तो कॉपर जो होता है ये मेटेरियल नाउन है, लेकिन अगर इसका प्रयोग हमने प्लूरल में कर दिया तो इसका अर्थ हो गया तांबे से बने हुए सिक्के, और वो नेम ऑफ थिंग्स हो गया, तो ये कॉमन नाउन हो गया। तो कॉपर्स जो है ये कॉमन नाउन हो गया, अब ये मेटेरियल नाउन नहीं रहा। मेटेरियल नाउन तो कॉपर है जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। आगे और भी देखिए, टीन्स, अब एक्चुअली है ये मेटेरियल नाउन, तो टीन्स अगर हम प्रयोग कर देंगे तो इसका अर्थ होता है बॉक्सेस और कैंस मेड ऑफ टीन। तो ये टीन जो है ये टीन है मेटेरियल नाउन, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा के प्लूरल बना देंगे तो इसका अर्थ होता है डब्बे या वैसे बर्तन जो टीन का इस्तेमाल करके बनाए गए हों। तो ये डिफरेंट सेंस भी दे रहा है और ये कॉमन नाउन हो गया, अब ये मेटेरियल नाउन नहीं रहा। उसी तरीके से आइए स्टोन्स, स्टोन होता है मेटेरियल नाउन, लेकिन अगर हम इसको प्लूरल कर दें तो इसका अर्थ भी बदल जाता है और ये कॉमन नाउन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन, यानी पत्थर के छोटे छोटे ढेर सारे टुकड़े। अब ये कॉमन नाउन हो गया, ये मेटेरियल नाउन नहीं रहा। उसी तरीके से आयरन, आयरन होता तो मेटेरियल नाउन है और सिंगुलर होता है, लेकिन अगर हम इसको प्लूरल कर देंगे तो अब इसका अर्थ बदल जाएगा, ये कॉमन नाउन हो गया और इसका अर्थ होता है फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयरन, यानी इसका अर्थ जंजीर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जंजीर, चेन, यानी, और जंजीर में क्या होता है, बहुत सारी कड़ियां होती हैं और कड़ियां तो आयरन से ही बनती हैं, तो ढेर सारी कड़ियां मिलकर के एक जंजीर बन गई, यानी ये अब कॉमन नाउन हो गया, ये प्लूरल नहीं हुआ। तो ये जानना बेहद जरूरी है, इसके जाने बगैर हम नंबर के सही उपयोग में अक्सर गलती कर जाएंगे। आगे आइए, सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल विथ डिफरेंट मीनिंग। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर तो होता एक है, लेकिन उसका प्लूरल दो तरीके से बनता है, और अगर हम दो तरीके से प्लूरल करें तो उसका अर्थ भी डिफरेंट मीनिंग के साथ आता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ये जानना भी जरूरी है, जैसे ब्रदर, तो सबको पता है कि ये कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसका प्लूरल दो होता है, एक तो ब्रदर्स और दूसरा होता है ब्रेदरेन, BRETHREN। ब्रेदरेन का अर्थ क्या हुआ, यह जानना भी बेहद जरूरी है। ब्रदर का ब्रदर्स, तो हम लोग सामान्य नियम जानते हैं कि ब्रदर का ब्रदर्स होता है, ये हम सामान्य नियम जानते हैं, हमने पढ़ाया भी था कि कॉमन नाउन में एस जोड़ करके प्लूरल बनता है, ये पहले पार्ट में मैंने बताया था। तो ब्रदर्स का अर्थ क्या होता है, और मैंने ये क्या बताया कि इसका दो तरीके से प्लूरल बनता है और दोनों के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रदर्स करता हूं तो इसका अर्थ क्या हुआ, सन्स ऑफ द सेम फादर, यानी एक ही फादर के, एक पिता के अगर चार लड़के हैं तो चारों आपस में भाई हुए। तो एक पिता के अगर चार लड़के हुए, यानी एक ही पिता के 4, 5, 6 जितने भी लड़के हैं वो आपस में ब्रदर्स हुए। लेकिन अगर हम ब्रेदरेन इस्तेमाल किए तो इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी, एक समाज के, व्यक्तिगत रूप से ये एक समाज के रहने वाले लोगों के लिए ब्रेदरेन का इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों प्लूरल है ब्रदर का ही, ब्रदर सिंगुलर है, बट ब्रदर्स अगर हम कहते हैं तो इसका सेंस निकलता है कि सन्स ऑफ द सेम फादर, वैसे एक ही पिता के सभी लड़के। पर यहां क्या है कि पिता किसी के भी एक नहीं है, लेकिन ये सभी आप एक ही समाज के हैं और भाई बंधु की तरह आपस में मिलजुल कर के रहते हैं, ये इसका अर्थ हुआ ब्रेदरेन का। तो आपने देखा कि ब्रदर का दो प्लूरल हुआ, ब्रदर्स और ब्रेदरेन। ब्रदर्स का मतलब एक ही पिता से पैदा किए गए लड़के, और ब्रेदरेन का मतलब हुआ एक समाज में रहने वाले लोग जो आपस में भाई के प्रेम जैसा रखते हैं, आपस में बंधुत्व का प्रेम रखते हैं और एक साथ रहते हैं। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब दूसरा देखिए, एक होता है अपेंडिक्स, ये सिंगुलर है, इसका भी दो प्लूरल होता है और दो मीनिंग है। एक तो
एक्स में ही ई एस जोड़ देते हैं। हमने नियम भी बताया था नंबर के पहले वाले वीडियो में। अपेंडिक्स जिस नाउन के अंत में एक्स हो, सी एच हो, एस हो, डबल एस हो, उसमें ई एस जोड़ के बनता है। तो जब अपेंडिक्स का कॉमन प्लूरल बनेगा सामान्य रूप से अपेंडिक्सेज, तो इसका मतलब होता है ए स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑर्गन। ये एक तरीके से बीमारी का नाम भी हो जाता है, या किसी अंग के सतह पर कोई छोटा सा जो उभार आ जाता है, कोई थोड़ा सा उसमें ग्रोथ हो गया, तो उसको हम कहते हैं अपेंडिक्सेज। ये बीमारी का नाम हो गया। और अपेंडिक्सेज ICES, APPENDICES, अगर अपेंडिक्सेज मैंने लिखा तो इसका अर्थ हुआ समथिंग एडेड टू द स्पेशली एट द एंड ऑफ ए बुक। जैसे कभी कभी किताब के लास्ट में कुछ विशेष सूचनाओं का संग्रह दिया जाता है और कहता है कि इस चैप्टर की सूचना अपेंडिक्स में देख लें, तो उसके अर्थ में हम यहां अपेंडिक्सेस का प्रयोग करते हैं। अब आगे आता है एक वर्ड क्लॉथ। क्लॉथ मतलब कपड़ा होता है। तो एक तो सीधे एस जोड़ करके प्लूरल बनेगा। इसका अर्थ होता है काइंड्स और पीसेज ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़ा के बहुत सारे टुकड़े हो गए तो उसको क्लॉथ्स बोलेंगे। लेकिन अगर ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं तो इसका मतलब होता है पोशाक। जो पोशाक हम पहनते हैं, गारमेंट्स फॉर वियर, यानी पहनने में प्रयोग किए जाने वाले पोशाक। तो ये सिला सिलाया जो चीज है उसको क्लॉज बोलेंगे। उसका उच्चारण भी बदल जाता है। तो यहां द क्लॉज, इसका उच्चारण होता है CL, ऐसे द और ज, क्लॉज इसको हम बोलते हैं। और इसका उच्चारण थ और स होता है, क्लॉथ्स। थ और एस यहां पर लिखेंगे, यानी क्लॉथ्स। तो इसके लिए हम क्लॉथ्स का प्रयोग करते हैं। तो ये कपड़े के अलग अलग टुकड़े इसका मतलब होता है। और क्लॉथ का मतलब होता है पोशाक, पहनावा। आगे देखिए डाई। ये डाई के भी दो प्लूरल होते हैं। अगर हमने केवल एस जोड़ दिया इसमें, DIE, इसमें एस जोड़ दिया, तो इसका मतलब होता है स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग, यानी सिक्का के ऊपर जो हम मुहर लगाते हैं और सिक्के के ऊपर जो उभार वगैरह जो दिखता है, चिन्ह, जैसे 1 रुपए का अगर आप सिक्का देखेंगे तो उसमें एक उभड़ा हुआ दिखेगा, फिर उसमें गेहूं के जो बाल दिखाई देते हैं वो उभड़े हुए होते हैं, रुपये। तो वो जो उभार लाने वाला जो होता है ना, इसी डाइज का इस्तेमाल करके कई बार आपने देखा होगा कि अगर घर में आपको पंप सेट हैंड पाइप अगर जमीन में गाड़ा जाता है तो उसमें गुना काटने के लिए डाइज का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो इतना हार्ड चीज होता है कि वो लोहे को काट करके उसमें गुना बना देता है, तो उसके लिए। लेकिन अगर इसका स्पेलिंग DICE है तो इसका मतलब जुआ होता है। स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेमिंग, यानी खेल में यूज किए। जैसे लूडो आप खेलते हैं तो लूडो में जो पासा आप फेंकते हैं गोटी, उसको हम डाइस बोलते हैं। तो ये डाइस मतलब जुआ भी होता है, और जुआ में गोटी ही इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका अर्थ गोटी होता है। फिश, आमतौर पर फिश का प्लूरल फिश ही होता है। और मैंने नंबर के पहले चार्ट में भी बताया था कि फिश, डियर, शिप, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इनका रूप सेम ही होता है। तो ये फिश का मतलब हुआ टेकन कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से। लेकिन अगर आप इसका प्रयोग फिशेज, ES जोड़ के प्लूरल बना देंगे, इसका मतलब होता है टेकन सेपरेटली। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने 1 केजी मछली खरीदी और सारी मछली रोहू आपने खरीद ली, तो 1 केजी में अगर 10 मछलियां हैं तो 10 रोहू ही हैं, तो हम आप सामूहिक रूप से उसको फिश कहेंगे। लेकिन अगर आपने 5 केजी मछली खरीदी, उसमें 1 केजी रोहू है, 1 केजी कतला है, 1 केजी बुआरी है, 1 केजी सौरी है, या अलग अलग डिफरेंट मछली है, 5 प्रकार की मछली है, तो उनको अब फिशेज कहने का मतलब काइंड्स ऑफ फिशेज हो गया। यानी अलग अलग आप उसको ले रहे हैं, एक साथ नहीं ले रहे हैं। तो ये फिशेज का ये अर्थ होता है। तो फिश मतलब प्लूरल सेंस में अगर आप यूज कर रहे हैं फिश, तो बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन उसको आप सामूहिक रूप से ले रहे हैं, इकट्ठे। यानी 1 केजी मछली या 5 केजी मछली, लेकिन सारी एक ही प्रजाति के। और फिशेज मतलब 5 केजी मछली, लेकिन पांचों 5 प्रजाति के। तो उनको सेपरेट सेंस बताने के लिए हम फिशेज का इस्तेमाल करते हैं यहां पर। अब देखिए जेनियस। जीनियस, इसका 2 प्लूरल हो गया। एक तो ES जोड़ करके जीनियसेज बना दिए, मैन ऑफ ग्रेट जीनियस और टैलेंट।
जिनकी प्रतिभा बहुत जबरदस्त हो तो उसको हम जीनियसेज बोल देंगे। और दूसरा होता है जेनी। जेनी का मतलब होता है इमेजिनरी स्पिरिट्स ऑफ द एयर। जिन, जैसे आपने प्रयोग किया होगा कभी जीन, उसको ना जीन पकड़ लिया है। भूत, एविल स्पिरिट कहिए, भूत प्रेत पिशाच वगैरह के लिए जो दिखता नहीं हो, जिसके बारे में हमारी कल्पना होती है, तो वही इमेजिनरी स्पिरिट्स ऑफ द एयर। और ये तो अक्सर हवा में ही, तो हम कहते हैं कि उसको ग्राउंड में गया या बागीचे में गया और उसको जीन ने पकड़ लिया या भूत ने पकड़ लिया। तो जब जीनियस का प्लुरल जेनी करते हैं तो इसका अर्थ एविल स्पिरिट के रूप में, बुरी आत्मा, प्रेतात्मा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जीनियसेज कहेंगे तो वैसे लोग जिनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, सूझबूझ की क्षमता बहुत जबरदस्त हो, इसका ये अर्थ निकलता है। आगे देखिए, इंडेक्स। इंडेक्स सूचकांक, हम इसका अगर इसमें ईएस जोड़ करके बनाएंगे तो इसका प्रयोग हुआ सूचकांक के रूप में, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। टेक्स, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक्स, किताब में कौन कौन सी चीज शामिल है उसकी जो एक हम सूचना जो तैयार करते हैं ना, सूची, तो उसको इंडेक्सेज बोलेंगे, XES। अगर CACS कर दिया, INDICES, इंडेक्सेज, तो इसका मतलब होता है अलजेब्रा में जो सिंबल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो सामूहिक रूप से हम लोग उसको इंडेक्सेज बोलते हैं। इसमें कुछ और भी नाउन हैं, जैसे सिंगुलर, पेन्नी। अब पेन्नी, जैसे हमारे यहां रुपी होता है ना, तो ब्रिटेन में क्या था कि पेन्नी बोलते हैं उसको, पेन्नी। तो इसका दो प्लुरल होता है, एक पेन्नीज, वाई जो है, चूंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई आई में बदल गया और यस लग गया। इसकी चर्चा मैंने इसके पिछले वीडियो में की थी। तो पेन्नी का पेनीज हो गया। अब पेनीज, इसका मतलब हुआ डिनोट्स द नंबर ऑफ क्वाइंस एज 6 पेनीज, यानी सिक्कों की संख्या कितनी है, हम इसको इसके माध्यम से जानते हैं, पेनीज। और दूसरा होता है इसका एक प्लुरल, पेंस। इसका मतलब होता है सम ऑफ मनी viewed as a whole as 10 पेंस, यानी 10 पैसे। अब एक एक पैसे के, अगर एक एक पेन्नी के 10 सिक्के हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका सम अगर हम कहेंगे तो 10 पेंस। और हम कोई सामान खरीद रहे हैं, उसकी कीमत 10 पेंस है, तो हम भले 10 सिक्के देंगे लेकिन उसका सम कितना होगा, 10 पेंस होगा। तो सम ऑफ मनी को हम पेंस कहते हैं। तो PENCE अगर हमने किया तो सम ऑफ मनी हो गया। अब पेनीज का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हो गए, तो ये नंबर ऑफ क्वाइंस को डिनोट करता है, पेनीज। आगे चलिए, एक है नाउन शॉर्ट। अब शॉर्ट का अर्थ क्या होता है, अगर हम शॉर्ट का प्लुरल शॉर्ट ही रखें तो इसका अर्थ होता है द स्मॉल बॉल्स फायर्ड फ्रॉम ए गन एज। अब एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, हैव यू एनी शॉट लेफ्ट, यानी बंदूक में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी छोटी गोलियां जो होती हैं उसको हम शॉट बोलते हैं। यानी उसी शॉट को बंदूक के अंदर लोड करके और हम फायर करते हैं। तो हम कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई शॉट बचा है, यानी क्या तुम्हारे पास बंदूक में इस्तेमाल करने योग्य कोई कारतूस बची हुई है, अगर है तो मुझे एक की जरूरत है। लेकिन अगर हमने शॉट्स इस्तेमाल किया तो इस प्लुरल का अर्थ होता है द सेपरेट एक्ट्स ऑफ शूटिंग, यानी ही हैज 5 शॉट्स, यानी उसने 5 बार शूटिंग की, यानी उसने 5 बार फायर की, यानी अलग अलग फायर करने का जो एक्शन हुआ तो उसको शॉट्स बोलते हैं। द सेपरेट एक्ट्स ऑफ शूटिंग, शूट करने की प्रक्रिया उसने 5 बार की, तो ये शॉट्स हो गया। स्टाफ, 2 प्लुरल होते हैं इसके भी। अगर केवल इस लगा करके बना दिया तो इसका अर्थ होता है बॉडीज ऑफ स्किल्ड ऑफिसर्स, यानी स्किल का मतलब होता है जिनके अंदर दक्षता हो। तो वैसे अधिकारी जो दक्ष हैं, तो बहुत सारे अधिकारी हैं, बॉडीज ऑफ स्किल्ड ऑफिसर्स, यानी दक्ष अधिकारियों की 5 या 10 की संख्या अगर है तो हम स्टाफ्स कहेंगे। अगर एफ को भी में बदला, जैसे कि मैंने नंबर के पहले चैप्टर में बताया था कि डबल एफ हो तो उसको भी भी में बदल करके और येस लगता है, और उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था कि स्टाफ्स के 2 प्लुरल होते हैं, एक ये और एक ये। तो ये स्टाफ्स अगर करेंगे तो इसका अर्थ होता है स्टिक्स और पोल्स। जैसे सड़क किनारे बिजली के जो खंबे होते हैं ना, पोल्स होते हैं बहुत सारे, तो उनको हम स्टाफ्स बोल सकते हैं।
आगे देखिए, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड टू इन द प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर में तो एक ही अर्थ होता है, लेकिन अगर हम उसको प्लूरल करें तो उसको डबल अर्थ निकलते हैं। ये भी जानना जरूरी है और ये सवाल भी करेक्ट यूजेज में पूछे जाते हैं। मैं समझ रहा हूं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट की चर्चा करना बेहद जरूरी है। आप वीडियो को 2 पार्ट या 3 पार्ट करके देख सकते हैं सुविधा के हिसाब से, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको 2 पार्ट में नहीं किया जा सकता क्योंकि वो फ्लो नहीं मेंटेन हो पाता है समझाने में। अब देखिए कि मैंने बताया कि नाउन्स सिंगुलर में तो एक मीनिंग है, लेकिन प्लूरल में उसके डबल मीनिंग हो जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कलर, तो कलर का मीनिंग अगर सिंगुलर में है तो कलर ही होगा, लेकिन अगर हम इसका प्लूरल कलर्स करें तो फिर इसके 2 अर्थ निकलते हैं प्लूरल में। पहला तो होता है काइंड्स ऑफ कलर्स, यानी डिफरेंट कलर को हम अगर बोल रहे हैं, कलर्स कह रहे हैं, इसका मतलब रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे पिंक, ये सारे कलर हैं, तो डिफरेंट कलर्स, काइंड्स ऑफ कलर। लेकिन एक अर्थ होता है द फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट। अब सेना में अलग अलग रेजिमेंट होते हैं और उनके अलग अलग झंडे भी होते हैं और झंडे में भी डिफरेंट कलर होते हैं। तो कलर्स का अर्थ होता है रेजिमेंट के झंडे के बारे में अगर हमको बात करना हो, हर रेजिमेंट की पहचान उसके झंडे से भी हो जाती है कि ये फलाना रेजिमेंट है, ये राजपूताना रेजिमेंट है, तो फिर ये गोरखा रेजिमेंट है, ये असम राइफल्स है। तो अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग नाम होते हैं और उनके अलग अलग झंडे होते हैं। तो हर रेजिमेंट का जो झंडा होता है, हर झंडे में अलग अलग कलर होते हैं। तो कलर्स का 2 अर्थ हुआ, एक तो काइंड्स ऑफ कलर यानी डिफरेंट कलर के लिए, और दूसरा अर्थ हुआ रेजिमेंट के झंडे के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए कस्टम, तो कस्टम का तो यूजुअल मीनिंग होता है सिंगुलर में यूजुअल प्रैक्टिस। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टम हैं, एज फॉर एग्जाम्पल हम पर्व त्योहार मनाते हैं तो उसमें कुछ रीति रिवाज का अनुपालन करते हैं। हमारे बहुत सारे संस्कार हैं, शादी है, विवाह है, उपनयन है, तो इसको हम कस्टम कहते हैं, रीति रिवाज। लेकिन जब प्लूरल बनता है तो एक तो कस्टम्स का वही हो गया अनेक रीति रिवाज, यूजुअल प्रैक्टिसेस, इसका पहला मीनिंग निकलता है प्लूरल में। और दूसरा होता है ड्यूटी लिवाइड अपॉन इंपोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। हम विदेशों से जो सामान खरीद कर लाते हैं उस पर सरकार हमसे अलग अलग कर लगाती है। यानी अगर विदेश से हमने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा तो वहां की सरकार ने भी हमसे उस सामान पर टैक्स लिया, और हम अपने देश की मुद्रा दूसरे देशों को दे करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारे देश को एक नुकसान भी हो रहा है ना उतने पैसे का। तो इसके लिए जब हम उस सामान को यहां लाते हैं, अगर हम अपने देश में खरीदते तो वो कर हमारी सरकार को मिलता। तो इस पर सरकार, अगर वो 100 रुपया है तो आप बाहर विदेश में आपने 100 रुपया दिया, और जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं या बंदरगाह पर उतरते हैं तो वहां जो कस्टम ड्यूटी वाले होते हैं वो उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। उस एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब भी हम लोग कस्टम्स कहते हैं। तो वही कहते हैं ड्यूटी लिवाइड अपॉन इंपोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, यानी विदेशों से आयात किए जाने वाले सामान के ऊपर जो लगने वाले कर होते हैं उसको कस्टम्स कहते हैं। तो इसके 2 मीनिंग हुए। अब देखिए इफेक्ट, इफेक्ट का भी 2 अर्थ होता है। सिंगुलर में तो रिजल्ट होता है, परिणाम, लेकिन जब प्लूरल बनाते हैं तो एक तो रिजल्ट होगा, प्रभाव, वही अर्थ उसका प्लूरल में आएगा, और दूसरा होता है प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के रूप में। फिर आइए लेटर, लेटर के 2 मीनिंग, एक तो ऑफ अल्फाबेट और ए लेटर रिटेन टू समवन, चिट्ठी। एक लेटर का मतलब ABCD EFGHIZ, तो ये ए से लेकर के जेड तक को हम अल्फाबेट कहते हैं, तो लेटर एक उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा, हमने किसी को कोई पत्र लिखा तो उसको भी हम लेटर बोलते हैं। तो ऑफ अल्फाबेट वाला लेटर्स यानी लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट, और दूसरा हो गया लेटर्स रिटेन टू अदर्स। और इसका एक और मीनिंग तीसरा होता है लिटरेचर, साहित्य, इसको भी हम लेटर्स कहते हैं। तो लेटर के प्लूरल में 3 मीनिंग हो जाते हैं। आगे देखेंगे हम मैनर, मैनर का एक अर्थ होता है मेथड सिंगुलर में, लेकिन अगर हम प्लूरल में जाएंगे तो इसके 2 अर्थ हो जाते हैं। मैनर्स है ना, मैंने सॉरी यहां गलत लिख दिया है, मैनर्स। मैनर का मतलब मेथड
और जब प्लूरल करते हैं मैनर्स तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक पहला तो मेथड्स ही हो जाएगा और दूसरा होता है करेक्ट बिहेवियर यानी आचरण। ही इज ए बॉय ऑफ गुड मैनर्स, मतलब वो एक अच्छे आचरण वाला बच्चा है। और मेथड्स, योर मैनर्स आर गुड, आपने जो तरीके इस्तेमाल किए वो ठीक हैं। मोरल, मोरल का सिंगुलर में मीनिंग होता है मोरल लेसन। और जब मोरल्स इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला तो मोरल लेसन्स होगा और दूसरा जो मीनिंग होता है वो कंडक्ट होता है। ही इज ए मैन ऑफ मोरल्स, यानी वो आचरण कंडक्ट वाला व्यक्ति है, उसके आचरण बहुत ही अच्छे हैं, कंडक्ट। उसी तरीके से एक वर्ड है नंबर। तो नंबर का अर्थ होता है क्वांटिटी, संख्या, लेकिन जब नंबर्स करते हैं तो इसके दो मतलब हो जाते हैं। एक क्वांटिटीज वही प्लूरल और दूसरा हो जाते हैं वर्सेस। तीसरा है ये पेन, PAIN, पेन मतलब दर्द होता है, सफरिंग, पीड़ा। और जब पेन्स कहते हैं तो एक अर्थ तो वही हो जाएगा बहुत सारी कष्ट हो रहा है किसी को, और दूसरा होता है केयर, एक्सर्शन। एज नो पेन्स नो गेन्स, अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है या आप बहुत ख्याल नहीं करते हैं तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। पार्ट, पार्ट का अर्थ होता है पोर्शन, हिस्सा। इसका अगर पार्ट्स किया तो एक अर्थ तो बहुत सारे हिस्से हो गए, पार्ट यानी बहुत सारे हिस्से, और दूसरा अर्थ होता है एबिलिटीज, आपकी क्षमता। प्रीमिस, प्रीमाइज, PREMISE, प्रीमाइज, इसका एक अर्थ होता है स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। तो प्रीमिसेस का अर्थ होता है प्रोपोजिशंस यानी आपके स्टेटमेंट्स, और दूसरा होता है सराउंडिंग्स ऑफ ए हाउस। प्लूरल में इसका एक अर्थ हुआ जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी इसका डिस्कशन किया था। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब एक चौथाई होता है, ए फोर्थ पार्ट। अगर हम क्वार्टर्स का इस्तेमाल प्लूरल में करते हैं तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो फोर्थ पार्ट्स, एक चौथाई नहीं, दो तीन चार चौथाई, अलग अलग क्वार्टर। और दूसरा होता है लॉजिंग, जैसे कोई कॉलोनी है, जैसे रेलवे कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी में बहुत सारे क्वार्टर्स बने होते हैं उनके स्टाफ के रहने के लिए, उनके आवास के लिए। तो अलग अलग कॉलोनियां, एक कॉलोनी में बने हुए डिफरेंट छोटे छोटे घर जिनमें कोई परिवार के साथ रह रहा हो तो उसको क्वार्टर्स अगर कह रहे हैं प्लूरल तो उसके आवास के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पेक्टेकल, अगर हम सिंगुलर में इस्तेमाल करें तो इसका अर्थ होता है साइट। और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि प्लूरल में ही इसका प्रयोग होता है। तो प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे साइट्स या आई ग्लासेस, चश्मा के अर्थ में, और अगर सिंगुलर में इस्तेमाल करेंगे तो दृश्य के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। आगे इसी में देखेंगे हम, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर में तो मतलब कुछ और है और प्लूरल में उनका मीनिंग कुछ और है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए एडवाइस। अब एडवाइस का मतलब सलाह होता है, काउंसिल अंग्रेजी में हम कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने एडवाइसेज किया तो इसका मीनिंग हो गया सूचना, और ये प्लूरल है। तो प्लूरल में इसका मतलब हो गया इंफॉर्मेशन, और सिंगुलर में इसका मतलब सलाह हो रहा है, काउंसिल। एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइसेज मतलब सूचना। उसी तरीके से देखिए एयर, एयर का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, ये सिंगुलर में हुआ। लेकिन एयर्स अफेक्टेड मैनर्स, इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं बोस्टिंग बाजी, जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा सेखी बघारना। तो एयर्स का मतलब सेखी बघारना। ही एयर्स मतलब वो अपनी सेखी बघारता है। अफेक्टेड मैनर्स यानी थोड़ी सी ऐसा व्यवहार जो प्रभावित हो किसी चीज में। कंपास, तो इसका मतलब होता है एक्सटेंट या मैरिनर्स कंपास, दिशा सूचक यंत्र। लेकिन जब कंपासेस कहेंगे तो इसका मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, नाप जो करने की मशीन। उसी तरीके से कॉपर, कॉपर का ये मटेरियल नाउन है और इसका अर्थ होता है मेटल, धातु। आज जब कॉपर्स कहेंगे तो ये प्लूरल में इसका मतलब बदल गया, इसका मतलब होता है कॉइन्स मेड ऑफ कॉपर, और ये कॉमन नाउन हो गया। सिंगुलर में ये मटेरियल नाउन है और प्लूरल में ये कॉमन नाउन हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था। फोर्स मतलब ऊर्जा या ताकत, बल, स्ट्रेंथ और एनर्जी, ये सिंगुलर है। अब फोर्सेस का मतलब हो गया आर्मी, सेना।
गुड सिंगुलर में इसका अर्थ होता है बेनिफिट, फायदा। और जैसे ही गुड्स कहा इसका मतलब हो गया प्रॉपर्टी, संपत्ति, सामान। आयरन सिंगुलर है, मटेरियल नाउन है और इसका अर्थ धातु हुआ। लेकिन आयरन से अगर हम कह रहे हैं तो इसका अर्थ होता है फेटर्स मेड ऑफ आयरन। अब ये कॉमन नाउन हो गया, ये मटेरियल नाउन है, ये कॉमन नाउन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका चर्चा किया था। आगे फिजिक्स यानी मेडिसिन, दवा, सॉरी फिजिक, PHYSIC, फिजिक यानी दवा। और अगर हम एस बनाते हैं तो इट इज द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान। और इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, मैंने यह भी बताया था कि यह देखने में प्लुरल है पर इसका यूज सिंगुलर की तरीके से किया जाता है। रेस्पेक्ट मतलब रिगार्ड, सम्मान देना। और रेस्पेक्ट अगर इसका हम प्लुरल कर दें तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स, यानी किसी के सम्मान में जो कुछ भी हम कहते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। रिटर्न कमिंग बैक, वापसी। और रिटर्न्स इसका मतलब स्टैटिक्स, आंकड़े। आपने कोई बिजनेस किया, उसमें कुछ पूंजी लगाई और उसके जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं यानी आप जो वापसी उससे निकालना से उसको रिटर्न्स बोलते हैं, आंकड़ा। जैसे आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया बिजनेस में और आपको 1 साल के बाद उससे जो फायदा हुआ, मान के चलिए कि 5 लाख से आपने 10 लाख कमाए, तो वो रिटर्न आपको कितना हुआ उसमें 5 लाख। तो 5 लाख की पूंजी अभी भी है लेकिन आपने उसे 5 लाख का प्रॉफिट निकाल लिया, अभी आगे भी आप निकालते रहेंगे। तो ये रिटर्न स्टैटिक्स जो बताता है आंकड़ा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी लंबा हुआ लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसको 2 पार्ट 3 पार्ट में आप देखिए, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन मैं समझता हूं यूट्यूब पर किसी की वीडियो में अभी तक नहीं मिला होगा। मेरा पहला प्रयास था और मैं चूंकि कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए इसको बना रहा हूं, कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं, इसलिए ये वीडियो लंबा हुआ। थोड़ा खेद है इसके लिए। प्रयास तो रहता है कि आधे घंटे की बन जाए लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी होता है। आप यहां तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।